हेलो दोस्तों, आप सबका द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। एक हो हल्ला मचा है, चारों तरफ इसी की चर्चा है। मानो भारत का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, मानो भारत की जनता के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि इसी मुद्दे पर भारत के सबसे बड़े नेता और भारतीय संविधान के अनुसार सबसे ताकतवर पद पर बैठे नेता नरेंद्र मोदी जी बयान पर बयान दे रहे हैं, संज्ञान ले रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। किसको? चुनावी रैली में जनता को। जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में भक्ति बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का, कितने नीचे गिरोगे। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं विश्वास। और भारत की सबसे बड़ी पार्टी, क्या कहिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, इस पर जगह जगह बयान दे रही है, प्रदर्शन कर रही है। भारत के महिला आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। लेकिन बात क्या है और बात कितनी गंभीर है, उस बात से समाज का कितना बड़ा नुकसान होने वाला है? क्या वह अपूरणीय क्षति है या वो छोड़ दी जाने वाली बात है? तो बात यह है कि बिहार विधानसभा के सदन में वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जनसंख्या नियंत्रण में महिलाओं के शिक्षित होने की भूमिका को रेखांकित करते हुए बात तो बहुत महत्वपूर्ण कही, लेकिन अत्यंत फूहड़ और शर्मनाक तरीके से कही। मैं फिर से अपनी बात दोहरा दूं कि बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण कही जानी चाहिए, लेकिन शर्मनाक और फूहड़ तरीके से कही। जैसे कोई अपने पिता को मां का पति कह के नहीं बुलाएगा, है तो सच्ची बात। तो इसी तरह से नीतीश कुमार जी ने बहुत ही फूहड़ तरीके से, फूहड़ शब्दों में, फूहड़ और भद्दी भाव भंगिमा के साथ जो बयान दिया, वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से कभी भी उम्मीद नहीं की जा सकती। इन्होंने जो बयान दिया आप सब सुने ही होंगे यूट्यूब पे। मैं इस फूहड़ बयान को नहीं सुनाना चाहता। हाँ, मैं इतना जान रहा हूं कि इनके दौर में या इनसे पहले वाले पीढ़ी के हमारे समाज के लोग, हमारे पूर्वज लोग, जनसंख्या नियंत्रण के जब आम उपाय नहीं थे, जब चिकित्सीय उपाय नहीं थे, तो उसी क्रिया से, उसी प्रक्रिया से, उसी तरीके से जनसंख्या नियंत्रित करते रहे होंगे। लेकिन क्या उस बात को फूहड़ तरीके से बोलना जरूरी था? कदापि जरूरी नहीं था। इतनी फूहड़ बात इनको या किसी को नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन क्या उस विषय पर बात नहीं करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए, खुलकर करनी चाहिए। हम अपनी क्लास में पढ़ाते हैं, परिभाषा में लिखा हुआ है कि पुरुष का कौन सा कृत्य महिला के शरीर के किस अंग के साथ कहां तक किए जाने पर बलात्संग की परिभाषा में आएगा। आप सब मेरे विद्यार्थी नहीं हैं,
नहीं तो मैं इस बात को सब कुछ पढ़ा दूंगा और किसी के मन में तनिक भी ये भाव नहीं आएगा कि कोई फूहड़ या गंदी बात कही जा रही है। इसी तरह से तलाक वाला कानून पढ़ाते समय, डाइवोर्स का कानून पढ़ाते समय इंपोर्टेंसी पढ़ानी होती है। नपुंसकता और बांझपन, यानी जिसको बच्चे नहीं होते हैं, चाहे पुरुष बच्चा न पैदा करने लायक हो या महिला, इन दोनों का अंतर बताना होता है। हम लोग इस तरीके से बताते हैं कि सबको सब समझ में आए, लेकिन कहीं कोई फूहड़ता दिखाई न दे। नपुंसकता क्या है? जब कोई पुरुष स्त्री के साथ, पत्नी के साथ शारीरिक क्रिया करने में असमर्थ होता है, मैथुन करने में अक्षम होता है, या कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ मैथुन करने में अक्षम होती है, उसकी इच्छा नहीं होती है, तो इसे हम नपुंसकता कहते हैं, जो कई कारणों से आती है। शारीरिक कमजोरी के कारण, आकर्षण न होने के कारण, एक दूसरे से बहुत भारी मतभेद होने के कारण, या कहीं और लगाव हो जाने के कारण। मैंने पढ़ा के दिखा दिया, कहीं फूहड़ लगा इसमें। नपुंसकता क्या है? अपने साथी को यौन तृप्त न कर पाना, तो इसे क्रूरता, क्रूरल्टी माना गया है, और यह विवाह विच्छेद का दूसरे पक्षकार के लिए एक आधार बन जाती है। अब मैंने ये बात बताई, कहीं आपको फूहड़ लगी? जबकि बांझपन क्या है? किसी पुरुष का बच्चा पैदा करने के अयोग्य होना या किसी महिला का गर्भ धारण के अयोग्य होना, यह बांझपन है। संतान पैदा न होना तलाक का आधार नहीं है। लेकिन सेक्स पूरी तरह से न कर पाना, साथी को संतुष्ट न कर पाना, यह तलाक का आधार है। अगर लगातार ऐसा हो रहा है तो अब आपको मेरी इस बात में कोई फुहड़ता दिखी? नहीं दिख सकती, क्योंकि मैंने कहते समय बड़ी गंभीरता से ये बात कही। अगर यही बात कहते समय मैं मुस्कुराऊं कि और जो लोग बीच में ही मैं नहीं बोल पाऊंगा, तो कितनी गंदी बात हो जाएगी। तो बिहार के मुख्यमंत्री जी ने बात तो बहुत अच्छी कही, लेकिन बहुत गंदे तरीके से कही, और इस नाते इनकी आलोचना, निंदा होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए? जब तक कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वयं महसूस न कर ले। एक बात यह भी आई है कि जिस तरह से गंदे शब्दों में इन्होंने बोला है, भाजपा की एक महिला नेता बोल रही हैं कि अब इसी तरह की बात पटना यूनिवर्सिटी में लड़के बोलेंगे लड़कियों को देखकर, तो इसके लिए तो कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता। वो लड़कों के लिए क्या कोई माफीनामा है कि इनके फूहड़ बयान पर वो लड़कियों पर टिप्पणी करने का हक पा जाएंगे? कदापि नहीं। अगर इस तरह से हक पाते रहें तो हमारे समाज में तो रोज माँ बहन की गालियां बकी जाती हैं। तो क्या करें, एक दूसरे पे कमेंट करते चले? यानी इसका यहां तक कनेक्शन जोड़ देना ठीक नहीं है। अगली बात, क्या इन्होंने अपनी गलती महसूस की? जी हां, इन्होंने गलती महसूस की, इन्होंने माफी मांगी और कई बार माफी मांगी। लेकिन फिर अगर अपने बयान को ये दोहराए हैं या दोहराते हैं तो फिर इसको निर्लज्जता कहा जाएगा, और अब तो फिर आलोचना या ध्यान दिए जाने के योग्य भी नहीं है। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, इसको हम वापस करते हैं। और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। आगे चलते हैं। जब इन्होंने ये बयान दे दिया और उसके बाद माफी मांग ली, तो उसके बाद ये देखिए बीजेपी के विधायक हैं, ये भी बीजेपी की विधायिका हैं, इन लोगों ने आलोचना की, करना भी चाहिए, वहीं बाहर निकल के आलोचना की, जिस पर कि ये माफी मांगने के लिए विवश हुए। लेकिन अब इस बात को मोदी जी कहां से बैठकर सुन रहे थे? टेलीविजन पे, ट्विटर पे, मोबाइल पे 18 घंटे काम करते हैं, तो शायद यही सब काम करते हैं। हाँ, नहीं, ये काम है, प्रधानमंत्री जी का ये काम है। उनको देश में कहां क्या गलत हो रहा है इस पर बात करनी चाहिए और सुनना चाहिए। लेकिन एक मुख्यमंत्री अगर गंदा बयान दिया तो क्या इस गंदे बयान के लिए प्रधानमंत्री का संज्ञान लेना कहीं संविधान में कोई है? ऐसा ये कोई बयान नहीं है जहां कहीं संविधान को खतरा दिख जाए, सत्ता को खतरा दिख जाए और इस पर कोई एक्शन पीएम को पीएम के नाते लेने की जरूरत पड़े। हाँ, बड़े नेता हैं, पद के मामले में, कद के मामले में, तो एक बार यही कह देते कि ऐसी फूहड़ बात करने से बचना चाहिए। लेकिन ये तो उसका पूरा मसाला बना रहे हैं।
ऐसा गर्दा उड़ा रहे हैं मानो ये बहुत शरीफ हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, यही बोले हैं। इन्हीं के पार्टी के नेता बोलते हैं कि अगर वो हमारी 2 बेटियां ले जाएं तो हम उनकी 200 उठा लाएंगे। और मैं पूछता हूं, करोगे क्या? अपनी वाली क्यों नहीं जाने से रोकोगे? ये दोनों बयान तो इस बयान के सामने बहुत बड़े हैं, बहुत फूहड़ हैं। चलिए, ये तो बयान भर हो गए। अब आगे हम बताते हैं कि चुनावी रैली में इनके इस बयान पर ये कितने लाल पीले हो गए, कितनी तरह का आश्वासन देने लगे। देश रसातल में डूब जाएगा ऐसे बयान से। और अब तो मैं हूं माताओं बहनों, मैं रखवाली करूंगा। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं विश्वास दिखाता हूं ये कैसे रखवाली किए हैं अब तक और कर कैसे रहे हैं। पूरी तरह से राजनीतिक व्यक्ति, 100% पॉलिटिकल आदमी, कोई संवेदना जनता के लिए नहीं। कहीं से कोई फूहड़ बात मिले, कोई कचरा मिले, कोई कूड़ा मिले, तुरंत उठाओ और उसको राजनीतिक मुद्दा बनाओ। और जो अपने को सूट न करे वहां चुप, एकदम चुप, और मुद्दा क्या उस पर बात ही मत करो। दिखाता हूं आपको। ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी, इस पर आप आश्वासन दिए थे, कुछ किए? मई में घटना घटी थी, मणिपुर राज्य में 2 बेटियों को नंगा घुमा दिया गया था। मई में वीडियो लीक हुई अगस्त में। घटना के बाद महीनों तक लोग वहां पुकार के FIR नहीं लिखी गई थी। डबल इंजन सरकार का नारा लगाने वाले हमारे PM, हम इस आपकी हरकत के लिए कितनी शर्मिंदगी जाहिर करें। इनके बयान के लिए तो हम इनको शर्मसार मानते हैं। आपको हम क्या बोलें? कैसे आपकी इतनी हिम्मत पड़ जाती है कि इस भारत की जनता को मूर्ख बनाने आप फिर मंचों पे चले आते हैं और फिर आप अपने कोरे गप हाँकने लगते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। कुछ नहीं करेंगे आप। आपके खिलाफ जो बोलेगा उसको अपने ED और CBI के जरिए जेल में डलवाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। और आप क्या करते हैं मैं दिखाता हूं। मणिपुर जल रहा है, इनकी पूरी पार्टी और ये खुद हमास के पीछे खड़े हैं, इजराइल के पक्ष में जुबानी जंग लड़ रहे हैं। ये वो 2 बेटियां हैं जिसको मणिपुर में नंगा घुमाया गया। और कल्पना करिए कि अगर इस तरह की हिंसा हो गई कि सरेआम भीड़ महिलाओं को नंगा घुमा रही है, हाथ उनके शरीर के अंदर डाल रही है, नोच रही है एक महिला को, तो आप जरा कल्पना करिए कि और कितनी घटनाएं वहां घट रही होंगी और होंगी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं और यह सवाल आप सबके दिमाग में डालना चाहता हूं कि कहां गई है भारत की सेना इस समय? क्या सेना केवल सुविधा के अनुसार ये प्रयोग में लाने के लिए है? आखिर भारत की सेना इन घटनाओं पर तत्काल क्यों नहीं रोक लगा पा रही है? इसलिए नहीं कि सेना लगाने में अक्षम है। याद करिए कि इसी तरह से जब जम्मू कश्मीर में 1990 के जनवरी से मार्च में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ था, तब भी सेना के हाथ बांध दिए गए थे, वो कुछ नहीं कर पाई थी। तो क्या सेना के हाथ बंधे हुए हैं? मैं अपनी सेना को इतनी कमजोर कभी नहीं मानता कि किसी छोटे से राज्य में इतनी बड़ी हिंसा हो रही हो और होती जा रही हो, होती जा रही हो, होती जा रही हो। सेना के हाथ कितने खुले हैं, इसको तो हम अपने रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता से ही समझ सकते हैं, आंक सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, जो आप यहां चुनावी गप लड़ा रहे हैं, इनके बयान पर इतने बड़े बड़े आश्वासन दे रहे हैं, आप यहां चुप रहिए और यहां क्या कर रहे हैं आप ये बताइए। भारत की सेना इस समय आपके नियंत्रण में, आपके निर्देशों पर चलती है। उस सेना का यहां प्रयोग क्यों नहीं हो रहा है? गुजरात में दंगे हुए, सेना का प्रयोग, पुलिस का प्रयोग समुचित रूप से अगर हुआ होता तो हिंसा उतनी दूर तक नहीं बढ़ जाती। तो ये कौन सा खेल हो रहा है कि एक फूहड़ बयान को मसाला बनाकर जनता के दिमाग को गुमराह करना, और जहां हकीकत में रेप हो रहे हैं, नग्न करके महिलाएं घुमाई जा रही हूं। आप कल्पना करिए उस फूहड़ बयान से इस घटना की गंभीरता की तुलना कितनी।
कोई हो सकती है तुलना? चलिए यहां भीड़ है, ऐसी हरकत कर रही है, लेकिन सरकार में रहने के नाते रोकने की जिम्मेदारी डबल इंजन का दावा करके 2 जगह सरकार बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी की है, जो एकदम चुप हैं, घुप हैं, एकदम गायब हैं। लेकिन ये जरा देखिए, ये कौन है? ये तो जंतर मंतर पर धरना देने वाली ओलंपिक गर्ल्स हैं, और ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं नरेंद्र मोदी जी के पार्टी के सांसद के द्वारा की गई यौन प्रताड़ना पर सरकार की चुप्पी के खिलाफ। किसी भाषण में, किसी रैली में आप इस नरेंद्र मोदी जी को सुने कि ये कहीं बोल रहे हो कि कितना शर्मनाक काम किया ओलंपिक संघ का अध्यक्ष के पद पर रहते हुए वह व्यक्ति, हम बर्खास्त करते हैं, हम ये करते हैं। आप बचाएंगे कैसे महिलाओं को? नीतीश कुमार के बयान पर कोरे गप लड़ा करके, भाषण दे करके चुनावी सभाओं में, इस तरह से तो आप बचा नहीं रहे, इस तरह से तो आप मूर्ख बना के वोट ले रहे हैं। क्योंकि बचाने के लिए या तो सरकार को बर्खास्त कर दीजिए, लेकिन करेंगे कैसे? अपने ही दुलारों को अगल बगल बैठाए हुए हैं, इससे घटिया घटिया बोलने वालों और करने वालों को भी। तो आप केवल गुमराह करेंगे। और फिर मैं याद दिलाता हूं कि इसी नाते ये नेता स्कूल बंद करवाते हैं। याद करिए पंडित नेहरू को कि वो अपने सरकार में स्कूल खुलवाए थे। आप लोग गाली देते हैं ना, दीजिए गाली। बहुत जल्दी पंडित नेहरू और महात्मा गांधी का मूल्य समझ में आने लगेगा कि वो दोनों मिल करके डॉक्टर अंबेडकर जी के सहयोग से संविधान का निर्माण और देश में समतामूलक मानसिकता तैयार कर रहे थे। आज तो अपने अपने वर्गों के मुख्यमंत्री बन गए ना। देखिए वो वर्ग वाले क्या कर रहे हैं। तो मैं क्या पूरे वर्ग को कह दूं पूरा वर्ग गलत है? जी नहीं। जो गलत हैं वो आ रहे हैं आपसे वोट मांगने। क्यों गलत हैं? क्योंकि अगर वो सही होते तो पहले यहां वो निगरानी करवाते। इन बेटियों के साथ जो हुआ सो हुआ, आवाज उठाने पर इनको डंडे नहीं खाने पड़ते। ये देखिए, ये लोग पॉलीथीन लपेटकर सोए हुए हैं जंतर मंतर पर, जो देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले लोग हैं। ये किनकी करतूत है जो महिला पीड़िताओं को इतना दंश झेलना पड़ रहा है? इसके लिए कहीं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भाषण करते सुनाई देते हैं? नहीं देते हैं। तो ये माताओं की रखवाली का जो जुमला फेंक रहे हैं, उसका क्या मतलब है? और हजारों हजार माताएं बहनें जो चुनावी जनसभा में उनके सामने बैठी हो, ताली बजा दे रही हैं कहने पर। माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? आखिर ये भारत शिक्षित क्यों नहीं हो पा रहा है? समझ क्यों नहीं पा रहा है? घसीट कर ले गई पुलिस। देखिए, ऐसे ले जा रही आवाज उठाने वाले को, जबकि घसीटा किसको जाना चाहिए था? कानून के अनुसार तो किसी को नहीं। लेकिन अगर पुलिस किसी के यहां जाती तो आरोपी के यहां जाती, वहां तो कभी गई नहीं। पुलिस की जिम्मेदारी किस पर? अमित शाह जी पर, गृह मंत्री, नरेंद्र मोदी जी पर, प्रधानमंत्री। तो जब आप यहां बेटियों की रखवाली नहीं कर पा रहे हो, जब आप यहां बेटियों की रखवाली नहीं कर पा रहे हो, तो चुनाव में जो आप आश्वासन दे रहे हो, ये कोरा गप और जुमला नहीं है तो क्या है? आप एक फूहड़ बात को, जिसको समाज छोड़ देगा, बात नहीं करेगा, जाने दो, गंदी बात किया, चुनाव में मुद्दा बना बना के उसको जलेबी बना रहे हैं ताकि जनता में एक मुद्दा बन जाए और लोग आपकी गलतियों पर से ध्यान हटा ले जाएं। ये देखिए अगला एक दृश्य, हाथरस में जिस बेटी के साथ रेप हुआ, उसकी लाश रात में चुपके से बिना उसके मां बाप को दिए पुलिस वाले जला रहे हैं। ये पुलिस वाले हैं। सरकार लाश जलवा रही है ऐसे लकड़ी के टुकड़े गोईठा वगैरह डाल करके। कहीं ऐसे किसी का अंतिम संस्कार होता है? पुलिस रेगुलेशन और मैनुअल बना हुआ है कि बकायदा किसी भी लावारिस लाश का
अगर लावारिस है तो लावारिस है ही नहीं, लेकिन लावारिस लाश की अंत्येष्टि भी उसके धर्म या रीति रिवाज के अनुसार की जाए। यहां तो उसके मां बाप तड़प रहे, हमारी बेटी की लाश तो दे दो, लेकिन बलपूर्वक पुलिस जला दी थी। कहां थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी? कोई बाइट, कोई बयान आपने सुना? एकदम नहीं, गायब। भारत में थे नहीं वो। यह उस बेटी की मां, परिवार तड़प रहा है। यह उसकी राख लेने उसके घर वाले अगले दिन गए हैं, क्योंकि कुछ नहीं मिला। अब जरा ये देखिए, ये उन्नाव की रेप पीड़िता, जिस पर उस समय के सरकार के विधायक कुलदीप सेंगर, बीजेपी के विधायक पर रेप का आरोप था, वो तो रात के 2 बजे लखनऊ के एसएसपी, तब कमिश्नरेट नहीं बना था लखनऊ के, ऑफिस तक पहुंच गए थे कि हमको अरेस्ट करो, घर तक पहुंच गए हमको अरेस्ट करो। वह तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक सीनियर एडवोकेट मिस्टर चतुर्वेदी जी ने न्यायालय से गुहार लगाई कि ये क्या हो रहा है तमाशा, की विधायक पर रेप का आरोप है, लड़की के पिता की जेल में मौत हुई है, पीड़िता के पिता की जेल में मौत, जहां संरक्षण होनी चाहिए। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है कि पीड़िता का पिता क्यों जेल में जा रहा है भाई? क्योंकि शिकायत करने गया था और पुलिस प्रताड़ना में मारा है। यह पुलिस किसके कहने पर प्रताड़ित कर रही थी? बोलेंगे प्रधानमंत्री जी, कभी बोले थे? ठीक है, बहुत पुरानी घटना अब तो हो गई, न्यायालय ने न्याय कर दिया, दोषी पाया, लेकिन आप कभी बोले थे? नहीं बोले। आप जो ये सुविधा की राजनीति करते हैं कि कब चुप रहना है और कब जुमला छोड़ना है, इसने देश को बहुत शर्मसार किया है, बहुत पीछे किया है। ये वही लड़की है जब वो जा रही थी कहीं अपने परिवार के लोगों के साथ, जबकि उसकी सुरक्षा के पुख्ता आदेश थे, लेकिन सुरक्षा में ढील थी या क्या था कि ट्रक वाले ने टक्कर मार दी, उसके परिवार के 3 लोगों की तत्काल मौत हो गई और वो लड़की अपाहिज हो गई। जांच रिपोर्ट में आ गया ये हादसा था, रहा होगा, अब तो मानना ही पड़ेगा ना कि हादसा था। ये किसान लोग हैं लखीमपुर में, जरा देखिए, इनके ऊपर गाड़ी चला दी गई थी। कभी बोले अपने पीएम साहब? ना, नील बटा सन्नाटा। ये तो उनके पूजा करने का तरीका था। किसान भाइयों की पूजा कर रहे थे, समझ में उनको 1 साल बाद आया कि ये लोग खुश नहीं होने वाले हैं, वो अपना 3 कानून वापस लिए। मुझे इस बात की पीड़ा है कि कोई प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति छोटी और फूहड़ बातों को जिसको नजरअंदाज करना चाहिए, उनको पकड़ कर राजनीति करे, चुनाव में मुद्दा बना दे और गंभीर बातों पर चुप हो जाए, तो क्या यह देश रसातल में नहीं जाएगा? क्या ऐसे ही हम विश्व गुरु बन रहे हैं? इसमें एक बात ये बोल रहे हैं अपने भाषण में कि इससे विश्व में भारत की छवि खराब होगी। अरे दुनिया वाले नीतीश कुमार जी के भाषा से परिचित ही नहीं होंगे कि जो लगा के बाइट सुने, और सुनेंगे तो किनके बयान सुनेंगे? आपके भी बयान हैं माननीय महोदय, लेकिन पूरी दुनिया ने मणिपुर के हिंसा पर चिंता व्यक्त की, तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आप बताइए कि क्या मणिपुर की घटना से भारत का माथा दुनिया में ऊंचा उठ गया? जो आप चुप थे और माथा ऊंचा उठने देने का इंतजार कर रहे थे। इस नाते भारत की जनता को इन नेताओं की चाल को समझना होगा। ये अपने हिसाब से मुद्दा चुनते हैं और इतनी निर्लज्जता से चुनते हैं कि उसका क्या स्तर है, उस पर बात करनी भी चाहिए कि नहीं, और उस पर कितना गंभीर हो जाना चाहिए, इसका कोई ध्यान नहीं। अगर हमें ये चुनावी लाभ दे सकता है, हमारे विरोधी का है, तो उस पर टूट पड़ो। हमारे अपने किसी ने किया और हम आप ब्राह्मण और दलित, हिंदू और मुसलमान में अपने समस्याओं की जड़ और अपने समस्याओं का इलाज खोज रहे हैं। मैं ये बात हमेशा बोलूंगा, तो जरा ध्यान दे लीजिए कि इस समय कौन लोग सत्ता में है। अगर जात ही समस्या है और जात से ही नेता निकलेंगे तो उपाय निकलेगा, तो सत्ता के सभी केंद्रों पर एक ही जाति वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। फिर ये सब क्यों नहीं सही हो रहा है? क्योंकि संविधान कमजोर पड़ रहा है,
क्योंकि संविधान कमजोर पड़ रहा है। तो चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति बैठ जाएगा, किसी भी धर्म का व्यक्ति कहीं पद पर बैठ जाएगा, अगर संविधान कमजोर रहेगा, संविधान की शपथ के साथ वो खिलवाड़ करेगा, वो बेमन से ईश्वर के नाम पे संविधान की शपथ खा करके बैठा होगा, तो ये संविधान कुचला ही जाएगा और हमारा आपका जीवन नारकीय ही होगा। हमें बहुत ही जल्दी ये समझ लेना है कि आज के 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले हम जिस चीज को समस्या मानकर जो उपाय सोचे थे, वो उपाय उन समस्याओं से निपटने के लिए जितना कारगर हुआ उतना हुआ, लेकिन जो नई समस्याएं पैदा हो गई उनसे निपटने के लिए वह उपाय कारगर नहीं है। अब एक ही उपाय कारगर है, संविधान को मजबूत से पकड़ना। तो आज इसी सुझाव के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। कल फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।